चलो, तो आज हम लोग शुरू करेंगे मलेरिया। और मलेरिया जो है उन 3 रोगों में से एक है जो हमें डिटेल में पढ़ना है। और डिटेल में अगर पढ़ना है तो सर इसी को क्यों पढ़ना, मलेरिया रोग को ही क्यों पढ़ना? क्योंकि एनसीईआरटी दिया है। बड़ा सीधा सा सवाल है, एग्जाम में आएगा, यहाँ कुछ दिमाग लगाना नहीं है। जो एनसीईआरटी ने दिया है, जो एग्जाम में आएगा वो पढ़ना है। हाँ, अगर ये सोचना हो कि सर एनसीईआरटी में इतना डिटेल में मलेरिया क्यों दिया है, तो उसका कारण ये है कि हमारा जो देश है ये पृथ्वी पर भूमध्य रेखा पे पाया जाता है। मतलब कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के बीच में पाया जाता है, और इसे ट्रॉपिकल भाग कहा जाता है। क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल भाग। तो ट्रॉपिकल भाग के जितने भी देश हैं पूरी दुनिया में, वहां पर तापमान अधिक होता है, उष्मा अधिक होती है, और इस कारण वहां पर मच्छर बहुत पाए जाते हैं। और मच्छर से जो सामान्यतः रोग, वैसे तो कई रोग फैलता है, लेकिन हम सामान्यतः जिस रोग की श्रेणी में रखते हैं उसे बोलते हैं मलेरिया। मलेरिया कई प्रकार का होता है, किस प्रकार का पैथोजन है, किस प्रकार का मच्छर है, और मच्छर हानिकारक होते हैं। मच्छरों को लेकर बोला गया है, ऐसे वैज्ञानिक बोलते हैं, इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक अपने अनुसंधान, अपने रिसर्च से बोलते हैं कि जब पृथ्वी से मानव विलुप्त हुआ तो उसका कारण मच्छर ही होगा, और वो विलुप्ति का कारण कोई ना कोई मलेरिया होगा, ऐसा माना जाता है। क्योंकि मच्छर जो है मनुष्य के उत्पन्न होने से पहले थे, डायनासोर के समय में भी मच्छर थे, और हमारे विलुप्त होने के बाद भी थे। हाँ, तो सबसे अगर हम बोले कि विकसित जंतुओं में से जो सर्वाइवल जिनमें सबसे ज्यादा है, मच्छर उनमें से एक है। दूसरा है कॉकरोच। कॉकरोच हो गया, मच्छर हो गया, मगरमच्छ हो गए। ये कुछ ऐसे जीव हैं जिनमें सर्वाइवल की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। अब मच्छर जो है वो मलेरिया का वाहक है। हम लोग पढ़ेंगे मलेरिया को और उसकी तुलना करेंगे, क्या क्या सामान्य बातें हैं उससे संबंधित, एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर रहे हैं मलेरिया की। और हमने बोला कि मलेरिया कई तरह का होता है। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा डेंगू। डेंगू सुना है? डेंगू भी एक तरह का मलेरिया है। आपने नाम सुना होगा चिकनगुनिया। चिकनगुनिया भी एक तरह का मलेरिया। 2-3 नाम और हैं, आपने नाम नहीं सुना होगा, जैसे माउंटेन फीवर। माउंटेन फीवर भी एक तरह का मलेरिया है। येलो फीवर, येलो फीवर भी एक तरह का मलेरिया। तो कई तरह के मलेरिया पाए जाते हैं। हम जो पढ़ने वाले हैं मलेरिया, वो है कॉमन मलेरिया, सामान्य मलेरिया उसका नाम है। क्या बोलते हैं उसे? कॉमन मलेरिया। क्यों बोलते हैं कॉमन मलेरिया? क्योंकि ये जिस पैथोजन से होता है उस पैथोजन का नाम है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। क्या नाम है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। सर अभी तो आप बोले कि मच्छर से होता है मलेरिया। मच्छर से मलेरिया नहीं होता। मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से। किससे होता है? प्रोटोजोआ। और उस प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जिसे हम लोग वाइवेक्स मलेरिया या कॉमन मलेरिया कहते हैं। आई बात समझ में? अभी लिखना नहीं है, समझना है। टाइपराइटर बंद करो। अब प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है ये प्रोटोजोआ में आता है। और प्रोटोजोआ के कौन से वर्ग में आता है? स्पोरोजोआ। सुना है? स्पोरोजोआ, स्पोरोजोआ वर्ग में आता है। और इसके 2-4 भाई बहन और भी हैं। किसके? प्लाज्मोडियम के 3 बोल सकते हैं भाई और भी हैं, यानी 3 और प्लाज्मोडियम है जिनसे अलग अलग तरह का मलेरिया होता है। एक होता है, एक तो यही हो गया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, दूसरा हो गया प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम।
एक हो गया प्लाज्मोडियम ओवेल, एक है प्लाज्मोडियम मलेरी। तो ये कुल मिलाकर ये 4 इसकी प्रजातियां पाई जाती हैं। सभी जीनस एक ही है प्लाज्मोडियम, प्रजातियां इनकी अलग अलग है। हम जो वाइवैक्स मलेरिया बोलते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉमन मलेरिया। जो फैल्सीपैरम मलेरिया होता है ये ज्यादा खतरनाक होता है और इसे हम ब्रेन फीवर या मस्तिष्क ज्वर के नाम से जानते हैं। इस नाम से जानते हैं, ब्रेन फीवर या मस्तिष्क ज्वर। इसी का एक वायरल रूप जो आता है मलेरिया का वायरल रूप, जिसे हम लोग एनसेफेलाइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनसेफेलाइटिस। और उसी में एक रूप आता है जापानीज एनसेफेलाइटिस। क्या नाम है, जापानीज एनसेफेलाइटिस। और प्रोटोजोआ में जो खतरनाक वाला मलेरिया होता है वो कौन होता है, फैल्सीपैरम। स्पेलिंग गलत है, फैल्सीपैरम मलेरिया। फैल्सीपैरम मलेरिया से जो होता है वो ज्यादा खतरनाक मलेरिया होता है और उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रेन फीवर। चलो अब थोड़ा सा और समझते हैं कि सर मलेरिया जो है ये प्लाज्मोडियम है, और ये जो प्लाज्मोडियम है या जिसे हम बोल रहे हैं प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ठीक है, ये परजीवी होता है एक वाहक के ऊपर, और वो वाहक है मादा एनोफिलीज मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ठीक है, मादा एनोफिलीज मॉस्किटो के ऊपर ये परजीवी होता है। ये असल में अगर सही तरह से बोला जाए तो ये परजीवी की श्रेणी में नहीं आता, या हम ऐसा बोलें कि जो मच्छर है और मच्छर की जो आवश्यकता होती है वो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स का जीवन चक्र चलाने के लिए होती है। क्या चलाने के लिए, मतलब फैलाना तो एक काम है और दूसरा काम क्या है, जीवन चक्र चलाना। तो इसको वाहक ना बोल के सही शब्द जो इस्तेमाल किया जाता है वो है वेक्टर। कि प्लाज्मोडियम वाइवैक्स का वेक्टर होता है कौन, मादा एनोफिलीज मच्छर। नर मच्छर क्यों नहीं, क्योंकि खून चूसने का काम मादा का होता है, मतलब मादा मच्छर का होता है। और यहाँ पर जो नर मच्छर है शाकाहारी होता है बेचारा, भजन पूजन जो है करता रहता है। हाँ वास्तव में ये है ऐसा, ठीक है। तो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, और ये हमने बोला कि ये कैरियर, केवल वाहक नहीं बोल रहे हैं, हम उसे वेक्टर बोल रहे हैं। वेक्टर कौन होता है, फिजिक्स में पढ़ा होगा, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उसी को हम क्या बोलते हैं। तो यहीं पे समझना, ये प्लाज्मोडियम वाइवैक्स का जीवन चक्र भी चलाता है, यानी मैग्नीट्यूड भी है, और फैलाता भी है, यानी डायरेक्शन भी है। तो ऐसे समझना कि वेक्टर वो होता है जो होस्ट भी है और कैरियर भी है, यानी जो उसका जीवन चक्र चलाने में भी मदद कर रहा है और फैला भी रहा है। तो ऐसे वाहक को हम वाहक नहीं कहते, क्या बोलते हैं, वेक्टर। जैसे आपने सुना होगा कि मक्खी वगैरह अगर भोजन पे बैठ जाए तो भोजन दूषित हो जाता है, और टाइफाइड कॉलेरा को फैलाने का काम मक्खी करती है। तो वो केवल जो है कैरियर का काम करती है मक्खी, वो होस्ट नहीं है।
कॉलेरा के परजीवी का जीवन चक्र चलाने का काम मक्खी का नहीं हो, उसका काम केवल क्या है, फैलाने का। जबकि इसका काम है जीवन चक्र को भी चलाना और फैलाना भी। तो ये दो काम करता है, होस्ट भी और कैरियर भी, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, वेक्टर। और मादा मच्छर जो है, ऐसा बोला जाता है कि वो परजीवी है किसके ऊपर, मानव से रक्त जो है ना, एकत्रित करती है, उससे जनन क्रिया में उसका उपयोग करते हैं। तो वास्तव में इसे भी परजीवी की श्रेणी में नहीं रखा गया, क्योंकि ये अपने पोषण के लिए मानव से रक्त नहीं लेती, जनन क्रिया के लिए लेती। जनन क्रिया के लिए प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन के लिए नाइट्रोजन चाहिए। वो प्रोटीन और नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगा, रक्त में जो प्रोटीन और नाइट्रोजन होता है उससे मिलेगा। तो अब यहां पर इसे वाइवैक्स को दो परजीवी चाहिए। कितने परजीवी, दो। एक जो दो वाहक चाहिए, एक हो गया फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो और दूसरा हो गया ह्यूमन। तो ऐसे परजीवी, अच्छा होता क्या है कि इसका जीवन चक्र दोनों में चलता है, थोड़ा भाग इसमें थोड़ा भाग इसमें। तो जीवन चक्र चलाने के लिए दोनों की आवश्यकता है, और इसलिए प्लाज्मोडियम वाइवैक्स को कहा जाता है डाइजेनिक पैरासाइट। क्या कहा जाता है, डाइजेनिक पैरासाइट। डाइजेनिक पैरासाइट। दो तीन बातें यहां पर हम लोग लिखेंगे कि ऐसा नहीं कि केवल मच्छर में ही जीवन चक्र चल रहा है, नहीं, मानव का शरीर जो है उसको भी चाहिए जीवन चक्र चलाने के लिए। कैसे चलाएगा अभी हम लोग देखेंगे। और जब किसी को मलेरिया होता है तो उसमें मलेरिया के कुछ लक्षण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, लक्षण। लक्षण क्या मिलते हैं भाई मलेरिया में, सबसे पहले बुखार। क्या मिलता है, बुखार, बुखार आता है। फिर पसीना आता है, फिर कपकपी होती है, ठंड लगती है, और फिर सामान्य हो जाता है। तो जब भी मलेरिया होता है तो पहले क्या आएगा, इसी क्रम में आएगा, बुखार होगा, फिर पसीना आएगा, फिर ठंड लगेगी, फिर सामान्य हो जाएगा, और फिर रिपीट करेगा। एक बार थोड़ी होगा, फिर क्या होगा, रिपीट। रिपीट की स्पेलिंग सही है, REP, गलत है ना, हाँ, क्या होगी, अरे दोबारा रिपीट करेगा। अगर ये 48 घंटे में रिपीट कर रहा है, क्या रिपीट कर रहा है, लक्षण। बुखार अगर 48 घंटे में रिपीट कर रहा है, यानी आज हुआ कल नहीं होगा फिर परसों होगा, एक दिन छोड़ के होगा। तो अगर 48 घंटे में रिपीट कर रहा है तो ये बुखार कौन सा है, और अगर 2 दिन बाद रिपीट कर, यानी 72 घंटे में रिपीट कर रहा है 2 दिन छोड़ के, तो ये संक्रमण कौन सा है, फैलसिफर। तो बुखार कितने दिन पे रिपीट किया, इससे पता चलता है कि कौन सा संक्रमण हो सकता है। अगर 48 घंटे में बुखार रिपीट कर रहा है तो वाइवैक्स है, 72 घंटे में रिपीट कर रहा है तो फैलसिफर। मतलब एक दिन छोड़ के बुखार आ रहा है तो वाइवैक्स है, और 2 दिन छोड़ के बुखार आ रहा है तो फैलसिफर। ठीक है, सामान्य कुछ बातें लिखो जरा। मलेरिया, इसका रोग कारक प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है।
इसका रोग कारक प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है। इसका रोग कारक प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है, जिससे सामान्य मलेरिया पाया जाता है। जिससे सामान्य मलेरिया पाया जाता है। जिससे सामान्य मलेरिया पाया जाता है। अगला पॉइंट, ये प्रोटोजोआ फाइलम के स्पोरोजोआ वर्ग में आता है। ये प्रोटोजोआ फाइलम के स्पोरोजोआ वर्ग में आता है। प्रोटोजोआ फाइलम के स्पोरोजोआ वर्ग में आता है। अगला पॉइंट, इसकी अन्य प्रजातियां भी पाई जाती हैं। इसकी अन्य प्रजातियां भी पाई जाती हैं। इसकी अन्य प्रजातियां भी पाई जाती हैं, जैसे जैसे पी डॉट फैल्सीपेरम। पी डॉट का मतलब प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो कि वाइवैक्स वाइवैक्स डाइजेनिक पैरासाइट है या डाइजेनिक परजीवी है। वाइवैक्स डाइजेनिक परजीवी है। डाइजेनिक परजीवी है, अर्थात इसे अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए इसे अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए दो वाहक की आवश्यकता होती है। दो वाहक की आवश्यकता होती है, एक के बाद एक। दो वाहक की आवश्यकता होती है, एक के बाद एक। नंबर 1 लिखो, मादा एनाफिलीज मच्छर। नंबर 1 मादा एनाफिलीज मच्छर और नंबर 2 मानव। मादा एनाफिलीज मच्छर, नंबर 2 मानव। अब बात यह है कि दोनों होस्ट की जरूरत जो है एक के बाद एक है। ऐसा नहीं कि मानव उपस्थित नहीं है तो मच्छर में ही इसका जीवन चक्र चलता रहेगा, या मच्छर उपस्थित नहीं है तो मानव में ही जीवन चक्र चलता रहेगा। दोनों की आवश्यकता है, एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद पहला, यानी अल्टरनेट। ठीक है, तो लिख लो, दोनों वाहक की आवश्यकता अल्टरनेट होती है। दोनों वाहक की आवश्यकता अल्टरनेट होती है। अब ऐसा हुआ है कि कुछ ऐसी जगहें हैं जहां मानव उपस्थित नहीं है। जैसे अमेज़न के जंगल वगैरह में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां मानव नहीं रहते, लेकिन वहां भी मलेरिया पाया गया है, यानी मानव की अनुपस्थिति में भी मलेरिया का परजीवी पाया गया है। तो ऐसा कैसे संभव हुआ? कि भाई मानव चाहिए इसका जीवन चक्र चलाने के लिए। तो मानव की उपस्थिति में एक बंदर की प्रजाति है जिसका नाम है रीसस। रीसस मकैक सुना है, लाल मुंह वाला जो बंदर होता है। तो मानव की उपस्थिति में
जो रीसस बंदर है, हाँ बेटा कुछ बोल रही, कुछ पूछ रही। मानव की अनुपस्थिति में जो रीसस बंदर है वो भी वाहक का कार्य करता है। तो लिख लो कि मानव की अनुपस्थिति में मानव की अनुपस्थिति में रीसस बंदर, मानव की उपस्थिति में रीसस बंदर, रीसस बंदर रिजर्वायर होस्ट, रीसस बंदर रिजर्वायर होस्ट के रूप में पाया गया है, रिजर्वायर होस्ट के रूप में पाया गया है। ठीक है, हाँ बेटा। और जीवों में क्योंकि किसी भी परजीवी को, किसी भी पैरासाइट को शरीर में संक्रमित करने के लिए ना कई ऐसे फैक्टर जिम्मेदार होते हैं, जिसमें शरीर का तापमान, शरीर की रासायनिक संरचना, किस प्रकार के रसायन शरीर में उपस्थित है, ये सब विशेष होता है। इसीलिए आप देखोगे अलग अलग जीवों में अलग अलग बीमारियां पाई जाती हैं। ऐसा नहीं कि पशुओं में जो बीमारियां होती हैं वो मानव में होती हैं। क्यों? हमारी रासायनिक प्रवृत्ति अलग है। ठीक है, तो ये निर्भर करता है उसकी रासायनिक प्रवृत्ति पर। ठीक है, अब क्यों नहीं होता ये एक अनुसंधान का केंद्र है, मतलब विषय है कि इस पे हम लोग उस पर रिसर्च करें। ऐसा क्या है कि कोई रोग एक विशेष प्रजाति को ही होता है, या एक रोग किसी विशेष जीव को ही होता है। जैसे हम लोगों ने बात करी है निमोनिया वगैरह की या ट्यूबरकुलोसिस की, तो मानव में जो ट्यूबरकुलोसिस होता है, अब जैसे कोविड हुआ था, मनुष्य में हुआ था, पशुओं में तो कोविड नहीं हुआ। कभी देखा गाय भैंस को कोविड हो गया? सुना था क्या? नहीं, क्योंकि उनकी रासायनिक प्रवृत्ति कुछ तो अलग रही होगी, एंटीजन प्रोटीन की भिन्नता रही होगी, जिससे उन्हें संक्रमण नहीं। ठीक है, तो ये निर्भर करता है रासायनिक प्रवृत्ति पर। तो यहां पर हो गया कि रिजर्वायर होस्ट हो गया रीसस मैकैक, क्योंकि रीसस मंकी की रासायनिक प्रवृत्ति हो सकता है मानव से मैच कर रही है, इसलिए उसमें ये संक्रमण कर पाता है और होस्ट का काम करता है। अब लिखो कि लक्षण, लक्षण में लिख लो फीवर, स्वेटिंग, शिवरिंग, नॉर्मल। फीवर, स्वेटिंग, शिवरिंग, नॉर्मल। फीवर, स्वेटिंग, शिवरिंग, नॉर्मल। देखो, यदि ये लक्षण, यदि ये लक्षण 48 घंटे में रिपीट करते हैं, यदि ये लक्षण 48 घंटे में रिपीट करते हैं, तो संक्रमण प्लाज्मोडियम वाइवैक्स का होगा। यदि ये लक्षण 48 घंटे में रिपीट करते हैं तो संक्रमण प्लाज्मोडियम वाइवैक्स का होगा। अगला पॉइंट, यदि 72 घंटे में, यदि 72 घंटे में रिपीट करते हैं, यदि 72 घंटे में रिपीट करते हैं, यदि 72 घंटे में रिपीट करते हैं तो ये संक्रमण फैल्सीपैरम का होगा।
तो ये संक्रमण फैल्सीपैरम का होगा। लिखो वाइवेक्स का संक्रमण कम घातक होता है। अगला पॉइंट बना के लिखना, वाइवेक्स का संक्रमण कम घातक होता है। कम घातक होता है इसलिए इसे बेनाइन टर्शियल मलेरिया। वाइवेक्स का संक्रमण कम घातक होता है इसलिए इसे बेनाइन टर्शियल मलेरिया, इसलिए इसे बेनाइन टर्शियल मलेरिया कहा जाता है। इसलिए इसे बेनाइन टर्शियल मलेरिया कहा जाता है। अगला पॉइंट, फैल्सीपैरम का संक्रमण। फैल्सीपैरम का संक्रमण अधिक घातक होता है। फैल्सीपैरम का संक्रमण अधिक घातक होता है। अधिक घातक होता है इसलिए इसे, फैल्सीपैरम का संक्रमण अधिक घातक होता है इसलिए इसे मैलिग्नेंट टर्शियल मलेरिया, इसलिए इसे मैलिग्नेंट टर्शियल मलेरिया कहा जाता है। इसलिए इसे मैलिग्नेंट टर्शियल मलेरिया कहा जाता है। क्या कहते हैं? मैलिग्नेंट टर्शियल मलेरिया। ठीक है, अब लिखो वाइवेक्स का जीवन चक्र। छोटी सी हेडिंग, वाइवेक्स का जीवन चक्र। ध्यान से सुनना, वाइवेक्स का जो जीवन चक्र चलता है उसमें 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। कितनी अवस्थाएं? 3। स्पोरोगोनी, शाइजोगोनी, गैमोगोनी, 3 अवस्थाएं। अब इसमें कोई पहला, दूसरा, तीसरा नहीं है, लेकिन इनका क्रम है। स्पोरोगोनी के बाद की अवस्था शाइजोगोनी, और शाइजोगोनी के बाद की अवस्था गैमोगोनी, और गैमोगोनी के बाद फिर, क्योंकि ये जीवन चक्र है, चक्र का कोई ना शुरुआत होता है ना अंत होता है, तो ये अवस्था है। अब थोड़ा सा इस अवस्था के बारे में जानते हैं। स्पोरोगोनी अवस्था को स्पोरोगोनी क्यों कहते हैं? क्योंकि इस अवस्था में एक स्पोर बनता है। क्या बनता है? स्पोर, और उस स्पोर का नाम है स्पोरोजोइट। क्या नाम है? स्पोरोजोइट। इसलिए इस अवस्था का नाम पड़ा स्पोरोगोनी। शाइजोगोनी का शाइजोगोनी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें एक संरचना बनती है जिसे कहते हैं शाइजोन्ट। क्या बोलते हैं? शाइजोन्ट। और ये बहुकेंद्र की ये संरचना है, मल्टी न्यूक्लिएटेड संरचना है। नाम क्या है इसका? शाइजोन्ट मल्टी न्यूक्लिएटेड, बहुकेंद्र की ये संरचना है। और शाइजोगोनी जो अवस्था है इसमें 3 उप अवस्थाएं पाई जाती हैं। कितनी?
तीन उप अवस्थाएं पाई जाती हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। एक का नाम है प्री एरिथ्रोसाइटिक स्टेज। क्या नाम है? प्री एरिथ्रोसाइटिक स्टेज। नंबर 2 है एरिथ्रोसाइटिक स्टेज और नंबर 3 है एक्सो एरिथ्रोसाइटिक स्टेज। ये तीनों अवस्थाएं किसमें होती हैं? शाइज़ोगोनी में। और तीनों का क्रम कुछ ऐसा है कि पहले होती है प्री एरिथ्रोसाइटिक अवस्था। तीनों में ही क्या बनता है? तीनों में ही अलग अलग शाइज़ोन्ट बनता है। और पहली अवस्था जो होती है उसका नाम है प्री एरिथ्रोसाइटिक स्टेज। प्री एरिथ्रोसाइटिक स्टेज के बाद ये दोनों जो 2 और 3 अवस्थाएं हैं ये दोनों समानांतर पाई जाती हैं। पहले के बाद दूसरी और तीसरी बट जाती है और दोनों कैसी होती है? समानांतर। और उसके बाद आता है गैमोगोनी। गैमोगोनी में क्या बनते हैं? गैमीट। क्या बनते हैं? गैमीट। और गैमीट 2 प्रकार के, एक नर युग्मक मेल गैमीट। मेल गैमीट जो होते हैं वो आकार में छोटे होते हैं और फ्लैजिला युक्त होते हैं। इन्हें माइक्रोगैमेटोसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइक्रोगैमेटोसाइट। दूसरा जो है फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट को मैक्रोगैमेटोसाइट कहते हैं और ये आकार में बड़े होते हैं और इनमें फ्लैजिला नहीं होता। ठीक है। तो जिस अवस्था में गैमीट बनेगा उसका नाम पड़ा गैमोगोनी, जिसमें स्पोर बना उसका नाम स्पोरोगोनी और जिसमें शाइज़ोन्ट बना उसका नाम शाइज़ोनी। ये 3 अवस्थाएं हैं। लिखो कि वाइवैक्स के जीवन चक्र में 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। वाइवैक्स के जीवन चक्र में 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। पहला लिख लो स्पोरोगोनी। स्पोरोगोनी एक एक लाइन लिखना है, इसके बारे में लिख लो। स्पोरोगोनी, इसमें स्पोर का निर्माण होता है। इसमें स्पोर का निर्माण होता है। इसमें स्पोर का निर्माण होता है जिसे स्पोरोजॉइट कहा जाता है। इसमें स्पोर का निर्माण होता है जिसे स्पोरोजॉइट कहा जाता है। स्पोर का निर्माण होता है जिसे स्पोरोजॉइट कहा जाता है। दूसरा लिखो शाइज़ोगोनी। दूसरा है शाइज़ोगोनी। लिखो इसमें एक बहुकेंद्रकीय संरचना बनती है। इसमें एक बहुकेंद्रकीय संरचना बनती है। इसमें एक बहुकेंद्रकीय संरचना बनती है जिसे शाइज़ोन्ट कहते हैं। इसमें एक बहुकेंद्रकीय संरचना बनती है जिसे शाइज़ोन्ट कहते हैं। बहुकेंद्रकीय संरचना बनती है जिसे शाइज़ोन्ट कहते हैं। देखो इसकी 3 उप अवस्थाएं पाई जाती हैं। इसकी 3 उप अवस्थाएं पाई जाती हैं।
इसकी 3 उप अवस्थाएं पाई जाती हैं। नंबर 1 प्री एरिथ्रोसाइटिक, तीनों का नाम लिख लो। 3 उप अवस्थाएं पाई जाती हैं। नंबर 1 प्री एरिथ्रोसाइटिक अवस्था, प्री एरिथ्रोसाइटिक अवस्था। नंबर 2 एरिथ्रोसाइटिक अवस्था, प्री एरिथ्रोसाइटिक अवस्था। नंबर 2 एरिथ्रोसाइटिक अवस्था। और नंबर 3 एक्सो एरिथ्रोसाइटिक अवस्था। नंबर 3 एक्सो एरिथ्रोसाइटिक अवस्था, एक्सो एरिथ्रोसाइटिक अवस्था। ठीक है। तीसरा लिखो गैमोगोनी, तीसरा लिखो गैमोगोनी। इस अवस्था में गैमीट का निर्माण होता है। इस अवस्था में गैमीट का निर्माण होता है जो 2 प्रकार के पाए जाते हैं। इस अवस्था में गैमीट का निर्माण होता है जो 2 प्रकार के पाए जाते हैं। गैमीट का निर्माण होता है जो 2 प्रकार के पाए जाते हैं। नंबर 1 नर युग्मक जिन्हें माइक्रोगैमेटोसाइट, मेल गैमीट जिसे माइक्रोगैमेटोसाइट, माइक्रोगैमेटोसाइट कहा जाता है। और नंबर 2, अच्छा नंबर 1 जिसे माइक्रोगैमेटोसाइट कहा जाता है, ये आकार में छोटे और फ्लैजिला युक्त होते हैं। ये आकार में छोटे और फ्लैजिला युक्त होते हैं। आकार में छोटे और फ्लैजिला युक्त होते हैं। नंबर 2 फीमेल गैमीट, मादा युग्मक। नंबर 2 फीमेल गैमीट, मादा युग्मक। फीमेल गैमीट, मादा युग्मक जिसे मैक्रोगैमेटोसाइट भी कहते हैं, जिसे मैक्रोगैमेटोसाइट भी कहते हैं। ये फ्लैजिला विहीन तथा आकार में बड़े होते हैं। ये फ्लैजिला विहीन तथा आकार में बड़े होते हैं। ये फ्लैजिला विहीन तथा आकार में बड़े होते हैं। ठीक है। ऐसा ये सर्कल बना लो और ये 3 नाम बस लिख लो। सर्कल बना के 3 नाम बस लिख लो। बना लिया?
चलो भाई, ध्यान से सुनते हैं। तो अब इसी जीवन चक्र में अपने को गहराई में उतरना है, क्योंकि जीवन की गहराई को समझना बहुत जरूरी है। अब मान लो कि एक मच्छर है जो संक्रमित है। किससे संक्रमित है? प्लाज्मोडियम वायरस से। और वो मच्छर ने हमें काट लिया। ये मच्छर है, अब तो पूरा मच्छर क्यों बनाएंगे भाई? जितना सुई है, सुई उसने चुभो दी। तो मच्छर जब काटता है, काटेगी ना, काटती है। प्रकृति हर सब कुछ लिख के नहीं बताती। प्रकृति के कुछ बहुत बड़ी जो सीख है वो ऐसे ही छिपे हुए संदेशों में पाई जाती है। बाकी समझदार को इशारा कर। जैसे प्रकृति में मैं तुम लोगों को कुछ बातें बताऊं, सबसे ज्यादा हार्ट अटैक से जो मृत्यु होती है वो पुरुषों की होती है। किसकी होती है? कारण कौन है? ये नहीं कह रहा हूं मैं। सबसे ज्यादा हार्ट अटैक की जो और रोग जो है वो पुरुषों में ज्यादा होते हैं। सबसे ज्यादा तनावग्रस्त लोगों का अगर संख्या देखो तो पुरुष ज्यादा तनाव में मिलते हैं। ये पता नहीं क्यों ये ऐसा पाया गया, ऐसा है। कभी किसी पागल खाने में जाओ, देख के आओ पुरुषों की संख्या ज्यादा है या महिलाओं की? पुरुषों की, क्योंकि उन्हें घोषित कर दिया जाता है। कभी किसी महिला को घोषित करके बताओ, तुम्हारे पूरे खानदान को पागल घोषित कर दिया। ऐसा पाया गया है कि कई रोगों के वाहक जो है वो महिलाएं। उन्हें रोग नहीं होता, वो उस रोग का वाहक है। तो रोग होता किसको है? सीधी सी बात है, आज के समय में अगर सबसे बड़ा जो बीमारी का कारण देखे वो है स्ट्रेस, तनाव। क्या है? तनाव। पढ़ाई का तनाव, करियर का तनाव, जीवन का तनाव होता है ना। तनाव अभी से होने लगा तुम लोग को। अभी तो तुम लोग परजीवी हो, अभी से तनाव होने लगा। अभी तो बेटा तुमको पता चलेगा कि तनाव होता क्या है जब सिर के बाल गायब होंगे। अच्छा, सिर के बाल गायब होते हैं तो तनाव होता है, और तनाव होने से सिर के बाल गिरते हैं। तो दोनों एक दूसरे के समानुपाती है। अभी स्ट्रेस तुम्हारे जीवन में आया नहीं है, इसीलिए हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या जो है पुरुषों की ज्यादा है। हार्ट अटैक सामान्यतः महिलाओं में कम होते हैं, बहुत कम, बहुत रेयर मिला है। लेकिन अच्छा, कारण ये है कि जो हम लोग क्रोमोसोम पढ़ते हैं ना, क्रोमोसोम XX और XY, X क्रोमोसोम ज्यादा सुपीरियर होता है Y की तुलना में, ज्यादा श्रेष्ठ है। उसमें 12 बॉडीज हैं और उसमें ऐसे लक्षण हैं जो बीमारियों को लड़ने और बीमारियों को कम करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। मानव में एक ही, पुरुष में एक ही होता है X, महिलाओं में 2। तो ज्यादा श्रेष्ठ लक्षण किसमें है?
सबसे बड़ा जो 2-3 लक्षण है जो मैं बताऊं कि एक तो मैंने जो ऑब्जर्व किया, स्ट्रेस, तनाव, सब कहानी यहीं से शुरू होता है। सारा जो खेल है, स्ट्रेस, तनाव। तुम लोग जो सोच रहे हो ना कि बड़ा होकर बहुत मजा आएगा, जीवन अपनी आजादी से, अपनी वो बचपन में देखा है, खिलौना आता था, चाबी भरा जाता था, छोड़ देते थे, ऐसे ऐसे डमरू बंदर होता था, वो ढपली बजाता था, वही हालत हो गई। वो जो बचपन में खिलौना दिया जाता था, बंदर दिया जाता था, जिसमें ढपली होता था कि चाबी भर दो, छोड़ दो, तो थोड़ी देर तक ढक 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 करके वहीं खड़ा होकर थोड़ा थोड़ा हिलता था और बंद हो जाता था। वही हालत होगी, जितना चाबी भरा जाएगा उतनी ही ढपली बजाओगे और फिर बंद हो जाओगे, फिर किसका इंतजार करोगे? ये बिना लिखा हुआ सत्य है। एक्सपीरियंस व्यक्तिगत अनुभव भी है, सामाजिक अनुभव भी है। इसलिए कह रहे हैं अच्छे से पढ़ लो, बढ़िया आगे बढ़ो जीवन में, नहीं तो जीवन बड़ा तनावग्रस्त होने वाला है। ठीक है, तुम लोग को कोई टेंशन ना, कोई टेंशन मत लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये मैं ऐसा बता रहा हूं कि ये समाज है, मेरे बोलने से नहीं हो रहा है, ये आप अपने आसपास देखोगे ना। जैसे तुम ही देख लो, अपने घर में देख लो, तुम्हारे पिताजी घर के बाहर उनकी जितनी धौंस चलती होगी, 90%, 90-95% घरों की बात बता रहा हूं, तो बाहर उनको अरे पूरा इलाका जानता होगा। घर में आते हैं तो वाणी बदल जाती है ना, आवाज का जो जोर है वो बदल जाता है। और ये सत्य है, ये एकदम सत्य है ना। हाँ, तो अभी जैसे ना, जब तुम 15 साल 17 साल के हो तो तुमको लगेगा कि यार पिताजी कैसे, मतलब बाहर कितना बढ़िया आदमी, इनका रौला है, और घर में धीरे धीरे जब बड़े हो गए ना तो तुम पिताजी की इज्जत तुम्हारे मन में बढ़ जाएगी। नहीं यार, ये आदमी, कुछ तो बात है इस आदमी में, है ना। ऐसा ही मुझे अपने पिताजी को लेकर महसूस होता है कि नहीं, बाप बाप होता है। पिताजी में टैलेंट तो है, जो परिस्थितियों को भाप लेते हैं और परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेते हैं। जैसे जैसे बड़े होते हैं ना तो पिताजी की रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। हाँ, ऐसा है, हम तो देख रहे हैं घर परिवार में। और फिर एक समय आता है जब तुमको पिताजी जो है ना दोस्त जैसे लगने लगते हैं। अभी वो समय नहीं आएगा जब पिताजी दोस्त जैसे लगने लगेंगे। नहीं यार, ये बढ़िया दोस्त है, ये इससे दोस्ती की जा सकती है। अभी तो तुम्हारे अपने दोस्त हैं, अभी तुम अलग उम्र में चल रहे हो। जब तुम 35 से ऊपर जाओगे उम्र में, तुमको लगेगा नहीं, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, तू ही तो मेरा भाई है। चलो, तो हम लोग, अच्छा, लड़कियों के साथ ऐसा ना नहीं हो पाता, क्योंकि पिता और पुत्र का जो संबंध होता है, जो रिश्ता होता है ना, वो पूरे जीवन परिवर्तित हो रहा होता है।
पूरे जीवन। आज जैसे देखो, मैं आज से 15 साल 17 साल पहले मेरे पिताजी को लेकर जो मेरे मन में जो सोच थी, जो हाँ 600 रुपए के लिए इतना पीटे थे हमको, आज उनसे बात करते हैं तो लगता नहीं यार, मैं रहा होता तो और पीटा होता। आज लगता है नहीं सही है, हाँ पापा आप जो बोलो सब सही। उनको भी लगता है कि नहीं यार लड़का सही है, जो बोलो सब में हाँ कर देता है। हाँ ठीक है चलो। कभी कभी पिताजी भी इमोशनल हो जाते हैं। हाँ कभी कभी इमोशनल हो जाते हैं, अरे टेंशन मत लो तुम्हारे बाप भी जिंदा नहीं। अच्छा ऐसे ऐसे कभी कभी पिताजी इमोशनल होते हैं, सबके होंगे। अभी तुम लोग उम्र में छोटे होते, तुम्हारे अभी अपनी इमोशंस दबा के रखे हैं, लेकिन एक टाइम आएगा हम कहते ठीक है भाई अच्छी बात है। चलो कहां तक पहुंचे हम लोग? मच्छर, मच्छर ने काटा तो हाँ वही वही। तो सबसे पहले मच्छर जिस स्थान पर काटती है, एक ही बात है, मच्छर जिस स्थान पर काटता काटता नहीं सही से काटती है, तो वहां वो सबसे पहले लार स्त्रवित करती है। क्या स्त्रवित करती है? लार। महेश देख अरे नहीं, आज पता नहीं क्या होगा ना कि मैं आया तो पेट्रोल टैंक पे गया फ्यूल डलवाने, उसकी स्मेल ऐसी आई और उसने हिट कर दिया नाक में, तो सिर घूम रहा तब से। ऐसा लग रहा है दोपहर। अब मुझे नहीं मालूम कि 2 के बाद कैसा लगता है, लेकिन मैं सामान्य आज महसूस नहीं कर रहा हूं। तो ये सलाइवा लार स्त्रवित करते हैं, और जब लार स्त्रवित करते हैं तो उसी में ये पैथोजन उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है? पैथोजन। प्लाज्मोडियम का एक, हम बोल सकते हैं उसके जीवन चक्र की एक अवस्था उपस्थित होती है, और इसी को हम बोलते हैं स्पोरोजोइट। और साथ ही जो लार स्त्रवित करती है उसमें एक रसायन होता है जिसका नाम है एनोफिलिन। क्या नाम है? एनोफिलिन। तो ये एनोफिलिन जब लार स्त्रवित करेगा तो जहां पर मच्छर काटेगी वहां लार स्त्रवित करेगी, और उस लार में उपस्थित है 2 चीजें, एक एनोफिलिन और एक स्पोरोजोइट। एनोफिलिन जो है रक्त निस्कंदन का कार्य करती है, यानी रक्त के स्कंदन को रोकता है। और स्पोरोजोइट आ जाता है कहाँ? मानव शरीर में। अब रक्त को स्कंदित नहीं होने देगा, तो उसके बाद जब ये रक्त को सक करेगी, ब्लड सक करेगी, तो रक्त जो है क्लॉट नहीं करेगा। किसकी उपस्थिति की वजह से? एनोफिलिन। और स्पोरोजोइट पहुंच गया कहां पर? मानव शरीर में। और इसलिए हम बोलते हैं कि स्पोरोजोइट मानव के लिए संक्रमक अवस्था होती है, क्योंकि मच्छर के काटने पर मानव में जो अवस्था जाती है उसे कहते हैं स्पोरोजोइट। अब स्पोरोजोइट होता कैसा है? तो भाई स्पिंडल शेप का होता है, तरकु आकार का। एक किनारे पर एक छिद्र पाया जाता है, कुछ स्रावी नलिकाएं पाई जाती हैं। शरीर पर एक स्लिपरी फिसलने वाला आवरण उपस्थित होता है, एक केंद्रक पाया जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई देता है। ये हमें अवस्था दिखती है किसमें? स्पोरोजोइट में। क्या क्या दिख रहा है? एक छिद्र दिख रहा है जिसे कहते हैं अपाइकल पोर, कुछ स्रावी नलिकाएं दिख रही हैं, केंद्रक दिख रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया है, और एक
परत पाई जा रही है जिसे कहते हैं पेलिकल लेयर। ठीक है, देखने में तरकु आकार के होते हैं, यानी दोनों किनारों पर नुकीले होते हैं, और एक छिद्र दिख रहा है अपाइकल पोर। अब जो ये स्त्रावी नलिकाएं ये एक रसायन बनाती हैं, उस रसायन को कहते हैं हिस्टोलाइसिन। क्या कहते हैं? हिस्टोलाइसिन। ये रसायन कहां से बाहर निकलता है? छिद्र से, और जिस कोशिका पे आक्रमण करना है उस कोशिका में छेद कर देता है। कौन? हिस्टोलाइसिन। जिसके बाद इनका तरकु आकार उस लक्ष्य कोशिका के अंदर पहुंचने में इनको सहायता करता है। जैसे सेंध नहीं लगाते, दीवार में सेंध लगा दिया फिर चले गए, सेंध समझते हो? अरे जैसे कई जगह पे चोर और क्या करते हैं, जहां जिसके घर में चोरी करनी हो तो एक छेद बनाते हैं, और फिर उसी छेद को कहते हैं सेंध लगाना, है ना? या तो जमीन के नीचे से, या तो सुरंग, या तो दीवार में छेद कर देना, है ना? पुराने समय में नहीं, गांवों में जब मिट्टी की दीवारें हुआ करती थी तो ऐसे ही चोरी वगैरह करते थे चोर, तो उसको बोलते हैं सेंध लगाना। ये एक कहावत भी है। तो यहां पर भी वैसे ही करते हैं कि जो लक्ष्य कोशिका होती है उसकी झिल्ली में छिद्र बना देते हैं और वहां से अंदर प्रवेश कर जाते हैं। बनाओ, इसको लिखो। लिखो। संक्रमित मच्छर के काटने पर, संक्रमित मच्छर के काटने पर वो लार स्त्रवित करता है। संक्रमित मच्छर के काटने पर वो लार स्त्रवित करता है जिसमें एनोफ्लिन तथा स्पोरोजोइट उपस्थित होते हैं। जिसमें एनोफ्लिन तथा स्पोरोजोइट उपस्थित होते हैं। एनोफ्लिन तथा स्पोरोजोइट उपस्थित होते हैं। अगला पॉइंट, एनोफ्लिन प्राकृतिक रक्त निस्कंदक है। एनोफ्लिन प्राकृतिक रक्त निस्कंदक है।
एनोफ्लिन प्राकृतिक रक्त निस्कंदक है जो रक्त को स्कंदित होने से रोकता है, जो रक्त को स्कंदित होने से रोकता है, रक्त को स्कंदित होने से रोकता है। दूसरा लिखो, स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट वाइवैक्स की संक्रमक अवस्था होती है। स्पोरोजोइट वाइवैक्स की संक्रमक अवस्था होती है जो मानव में प्रवेश करती है। संक्रमक अवस्था होती है जो मानव में प्रवेश करती है। संक्रमक अवस्था होती है जो मानव में प्रवेश करती है। अगला पॉइंट, स्पोरोजोइट की संरचना तरकु आकार। स्पोरोजोइट की संरचना तरकु आकार की पाई जाती है। संरचना तरकु आकार की पाई जाती है तथा इसमें स्रावी नलिकाएं उपस्थित होती हैं जो हिस्टोलाइसिन नामक तरल का स्त्राव करती हैं। किसका स्त्राव? हिस्टोलाइसिन नामक तरल का स्त्राव करती हैं। अगला पॉइंट, ये तरल अपाइकल पोर द्वारा बाहर निकलता है। और लक्ष्य कोशिका की कोशिका झिल्ली में छिद्र बनाने का कार्य करता है। ठीक है। अगला पॉइंट, स्पोरोजोइट के ऊपर एक फिसलने वाली परत पाई जाती है जिसे पेलिकल लेयर कहते हैं। इसकी सहायता से स्पोरोजोइट लक्ष्य कोशिका के अंदर सुगमता से पहुंचता है। अगला पॉइंट, अब यहां पे ऐसा है कि भाई जो स्पोरोजोइट की लक्ष्य कोशिका है वो है लिवर सेल। कौन है? लिवर सेल। तो मच्छर तो कहीं भी काट लेगा, तो शरीर में प्रवेश करने के बाद लक्ष्य कोशिका तक पहुंचने में स्पोरोजोइट के पास 90 मिनट का समय है। अगर 90 मिनट में लक्ष्य कोशिका तक पहुंच गया तो ये बच जाएगा, नहीं तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र इसको नष्ट कर देगा। इसलिए हर बार मलेरिया का संक्रमण होने पर मलेरिया नहीं होता, क्योंकि अधिकांश बार हमारा प्रतिरक्षा तंत्र CMI और AMI इसको नष्ट कर देगा।
लेकिन अगर मच्छर ने कहीं भी काटा और इसे 90 मिनट के अंदर कहां पहुंचना है, लीवर में पहुंचना है, तो ये जो 90 मिनट का समय है इसे कहते हैं ग्रूव पीरियड। जो 90 मिनट का समय, इसे क्या कहा जाता है, ग्रूव पीरियड। इसको जल्दी जल्दी पार करो, नहीं तो प्रतिरक्षा तंत्र क्या करेगा, नष्ट कर देगा। तो ये क्या करता है, इसकी सबसे पहली जो इच्छा रहती कि जल्दी से रक्त में पहुंच जाओ, चाहे वो केशिका में पहुंच जाओ, चाहे धमनी में पहुंच जाओ, चाहे शिरा में पहुंच जाओ, जल्दी से जल्दी परिसंचरण में पहुंच जाओ, क्योंकि परिसंचरण वो हाईवे है जिससे होते हुए आप तुरंत कहां पहुंच जाओगे, लीवर तक। परिसंचरण क्या है इसके लिए, हाईवे। ये चल के नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि ब्लड तो घूमता है पूरे शरीर में, और पूरे शरीर से घूमते घूमते एक समय आएगा कि वो ब्लड कहां जाएगा, लिवर में, और लिवर में पहुंचा तो ये कहां पहुंच गया, अपने टारगेट से। तो इसकी पहली जो इच्छा रहती कि जल्दी से कहां पहुंच जाओ, रक्त परिसंचरण। अब इसी के बारे में लिखते हैं, तो लिखो कि शरीर में प्रवेश करने के बाद, शरीर में प्रवेश करने के बाद 90 मिनट के अंदर स्पोरोजॉइट को, शरीर में प्रवेश करने के बाद 90 मिनट के अंदर स्पोरोजॉइट को, 90 मिनट के अंदर स्पोरोजॉइट को लक्ष्य कोशिका, ब्रैकेट में लिवर सेल, स्पोरोजॉइट को लक्ष्य कोशिका, ब्रैकेट में लिखना, लिवर सेल में पहुंचना होता है, अन्यथा लिवर सेल में पहुंचना होता है, अन्यथा हमारा प्रतिरक्षा तंत्र इसे नष्ट कर देगा, अन्यथा हमारा प्रतिरक्षा तंत्र इसे नष्ट कर देगा, अन्यथा हमारा प्रतिरक्षा तंत्र इसे नष्ट कर देगा। और इस समय को ग्रूव पीरियड कहते हैं, और इस समय को ग्रूव पीरियड कहते हैं। इस समय को ग्रूव पीरियड कहते हैं। अब बोर्ड पे देखो ध्यान से, कॉपी पेन रख दीजिए, अगले 10 मिनट के लिए बोर्ड पर देखेंगे। अब जैसे मान लो ये स्पोरोजॉइट है जो शरीर में प्रवेश कर गया है, और ये जैसे तैसे परिसंचरण में गया और कहां तक पहुंच गया, जैसे तैसे कहां तक पहुंच गया, लीवर तक, और लीवर में प्रवेश कर गया। अब ये जो संरचना है इसका नाम है स्पोरोजॉइट, और ये प्रवेश कर गया किसमें, लिवर सेल में। इसको हम बोल रहे हैं फर्स्ट लिवर सेल। अब ये जब स्पोरोजॉइट भाई छेद बनाएगा और कहां प्रवेश कर जाएगा, लिवर सेल में प्रवेश कर गया। इसके प्रवेश करते ही, ध्यान से सुनो, इसके प्रवेश करते ही कौन सी अवस्था खत्म हो जाएगी और कौन सी अवस्था शुरू हो जाएगी। तो स्पोरोजॉइट के लिवर सेल में प्रवेश करते ही कौन सी अवस्था खत्म हो जाएगी, स्पोरोगोनी, और कौन सी अवस्था शुरू हो जाएगी, शाइजोगोनी। और शाइजोगोनी में पहली अवस्था कौन सी, प्री एरिथ्रोसाइटिक स्टेज। समझ में आ रहा है,
प्री एरिथ्रोसाइटिक स्टेज। चलो, अब ये जब पहुंच जाएगा लीवर सेल में, तो लीवर कोशिका के कोशिका उपकरण का इस्तेमाल करेगा और मुक्त केंद्रक विभाजन करेगा। क्या करेगा? मुक्त केंद्रक विभाजन। तो ये लीवर सेल के पूरे कोशिका उपकरण का इस्तेमाल किया और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। क्या कर रहा है? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, मुक्त केंद्रक विभाजन करता है, जिससे बहुत सारी डॉटर कोशिकाएं यानी पुत्री कोशिकाएं बनाता है और अपनी संख्या को बढ़ाता है। कोई पेन नहीं उठाएगा, पहले बोर्ड की तरफ देखो। अपनी संख्या को बढ़ाएगा। अब एक बहुकेंद्र की संरचना बन रही है, जिसको हमने क्या बोला था? शाइज़ोन्ट नाम दिया था। बहुकेंद्र की ये संरचना, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, शाइज़ोन्ट। तो ये पहली लीवर कोशिका पे अटैक किया, मुक्त केंद्रक विभाजन किया, अपनी संख्या को बढ़ाया और उस कोशिका को नष्ट कर दिया। अब ये कोशिका नष्ट हो जाती है और उसमें से उसकी अगली पीढ़ी की कोशिकाएं बाहर निकलती, जिनकी संख्या पहले से ज्यादा है, और इन पुत्री कोशिकाओं को कहते हैं क्रिप्टोजॉइट्स। क्या कहते हैं? क्रिप्टोजॉइट्स। अब ये अपनी संख्या को इन्हें और बढ़ाना है, इनकी संख्या को इन्हें और बढ़ाना है। अब ये हर एक क्रिप्टोजॉइट नई लीवर सेल पे अटैक करेगा ताकि अपनी संख्या को और बढ़ाए। तो ये अटैक करेंगे किस पे? न्यू लीवर सेल। ये दूसरा चक्र शुरू हो गया। न्यू लिवर सेल, दूसरा चक्र शुरू हो गया। और दूसरा चक्र शुरू करने के लिए इन्होंने नए लिवर सेल पर आक्रमण किया है और फिर क्या बनाएंगे? वही शाइज़ोन्ट, बहुकेंद्र की ये संरचना, जिसको हम बोल रहे हैं क्या? शाइज़ोन्ट। और अपनी संख्या को और बढ़ाएंगे। जैसे एक बार जो ये विभाजन हुआ, एक बार इन्होंने अपनी संख्या को 1 से 6000 से 8000 तक बढ़ाया। अब ये हर एक नई लीवर सेल पे अटैक करके अपनी संख्या को फिर 6000 से 8000, 10000 संख्या तक बढ़ाएगा। तो अब इसका असर किस पर पड़ेगा? लिवर पे। लिवर की कोशिकाएं नष्ट होने लगेंगी। अब देखो, अब इन्होंने क्या किया? अपनी संख्या को बढ़ाया और इस दूसरी लीवर सेल को भी क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। तो इनकी अगली पीढ़ी मिल गई, अगली पीढ़ी की पुत्री कोशिकाएं, और इनका नाम है मेटा क्रिप्टोजॉइट। क्या नाम है? मेटा क्रिप्टोजॉइट। अब ये जो मेटा क्रिप्टोजॉइट है, ये 2 समूह में बंट जाते हैं। कितने समूह में? अपन ने बोला था पहली अवस्था होती है, उसके बाद 2 समानांतर अवस्थाएं होती हैं। तो 2 समूह में बंट गए। कौन? मेटा क्रिप्टोजॉइट। एक चला गया किसमें? एक्सो एरिथ्रोसाइटिक अवस्था। याद आ रहा है? एरिथ्रोसाइटिक अवस्था। ये चला गया नया लिवर सेल में। कहां चला गया? न्यू लिवर सेल। और न्यू लिवर सेल में जाने के बाद ये उसे नष्ट नहीं किया, उस सेल में चुपचाप बैठा हुआ है। और किस अवस्था में बैठा हुआ है? साइलेंट अवस्था में। उसे नष्ट नहीं कर रहा है, ना अपना नंबर बढ़ा रहा है, साइलेंट अवस्था में बैठा हुआ है चुपचाप। इसको बोलते हैं एक्सो एरिथ्रोसाइटिक अवस्था। और दूसरा समूह चल जाता है किसके पास? रक्त में, और इसको नाम देते हैं एरिथ्रोसाइटिक अवस्था, एरिथ्रोसाइटिक स्टेज। और ये अटैक करता है किसके ऊपर? आरबीसी के ऊपर। ये किस पे अटैक करता है?
आरबीसी के ऊपर। अब जब ये आरबीसी पे अटैक करता है, ये अटैक किया आरबीसी में, आरबीसी में जब ये अटैक करता है तो कौन सी अवस्था शुरू होती है? एरिथ्रोसाइटिक अवस्था। और जो एक समूह लिवर सेल में चला गया, वो लिवर सेल में साइलेंट चुपचाप जाके बैठ जाएगा, जैसे कि है ही नहीं, कुछ करेगा नहीं, चुपचाप बैठा रहेगा। अब ये जो आरबीसी में गया है तो कौन सी अवस्था शुरू हो गई है? एरिथ्रोसाइटिक। आरबीसी कुछ ज्यादा बड़ा बना दिया मैंने, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। ये आरबीसी में गया और आरबीसी में जाने के बाद, अब आरबीसी में जाने के बाद ये क्या करता है? जो मेटाक्रिप्टोजॉइट है, ये आरबीसी के अंदर एक वैक्यूल बनाता है। क्या बनाता है? तो ये आरबीसी में गया और आरबीसी में जाने के बाद एक वैक्यूल बनाता है, ये उसका केंद्रक है और ये एक वैक्यूल बनाया। अब जब ये वैक्यूल बनता है तो ये आरबीसी की संरचना देखने में अंगूठी जैसी दिखने लगती है। दिख रही है अंगूठी के जैसी? इसको बोलते हैं सिग्नेट रिंग। क्या बोलते हैं? सिग्नेट रिंग फॉर्मेशन। और ये बना क्या रहा है इसमें? वैक्यूल, जिसकी वजह से ये क्या बनने लगा? अंगूठी जैसी संरचना बन गई। अब ये आरबीसी में भी मुक्त केंद्रक विभाजन करता है। क्या करता है? मुक्त केंद्रक विभाजन। तो ये आरबीसी और आरबीसी में मुक्त केंद्रक विभाजन, और फिर बनता है क्या? शाइज़ोन्ट। समझ में आ रहा है? क्या बनता है? शाइज़ोन्ट बन गया आरबीसी में भी। यहां लिवर में बना था और यहां बन गया किसमें? आरबीसी में। लेकिन इतना ही नहीं, अब ये जो परजीवी है ये हेमोग्लोबिन को नष्ट करता है। किसको? हेमोग्लोबिन। जब ये हेमोग्लोबिन को नष्ट करता है तो हेमोग्लोबिन के जो टुकड़े हैं टूटकर वो ऐसे दानेदार रूप में यहां पर दिखाई देते हैं। जैसे आरबीसी जो है, आरबीसी में केंद्रक तो होता नहीं है, और अगर आप माइक्रोस्कोप में देखो और आरबीसी में दानेदार संरचना दिखने लगे और केंद्रक दिखने लगे, मतलब वो क्या हो? मलेरिया का संक्रमण है। तो ये जो दानेदार संरचना दिखने लगती है इसे बोलते हैं शिफनर्स डॉट्स। क्या बोलते हैं? हाँ, शिफनर्स डॉट्स। और ये जो शिफनर्स डॉट है ये किसके टूटने से बना है? हेमोग्लोबिन के टूटने से बना है। हेमोग्लोबिन टूटा, ठीक है। अभी देखिए बोर्ड की तरफ, इसको मिटा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं? दिक्कत होगी कर लो। चलो, शिफनर्स डॉट्स। अब बात करते हैं, ये आरबीसी को नष्ट किया। अब जब हम मलेरिया की पहचान कैसे करते हैं, मलेरिया है कि नहीं, तो ब्लड सैंपल लेते हैं और ब्लड सैंपल को माइक्रोस्कोप में आरबीसी को देखेंगे। तो अगर आरबीसी में अंगूठी जैसी संरचना दिखी तो भी क्या है? मलेरिया है। और आरबीसी में अगर न्यूक्लियस दिख रहा है, क्योंकि होता नहीं है, दानेदार संरचना दिख रही है, तो वो भी क्या है? ये दोनों मलेरिया के कंफर्मेशन माने जाते हैं, ठीक है। अब ये आरबीसी को भी क्या करेगा? डैमेज करेगा। ये आरबीसी को भी डैमेज कर देगा, और आरबीसी को डैमेज करेगा तो इसकी अगली पीढ़ी आरबीसी में से बाहर निकलेगी, और उसके साथ साथ क्या बाहर निकलेंगे? टूटा हुआ हेमोग्लोबिन। तो ये जो हेमोग्लोबिन है ये वर्णक के रूप में बाहर निकलेंगे और इसे कहा जाता है हेमोजोइन। जब ये अंदर था तो कह रहे थे शिफनर्स डॉट्स, जब ये बाहर निकल गया तो पीले रंग के वर्णक होते हैं हेमोजोइन,
और ये हेमोजोइन हाइपोथैलेमस किसको डैमेज मतलब किसको प्रभावित करते हैं? हाइपोथैलेमस को प्रभावित करते हैं, जिससे शरीर का तापमान परिवर्तित होता है और क्या आता है? फीवर। तो फीवर किसकी वजह से आता है? हेमोजोइन। और इनकी जो अगली पीढ़ी की कोशिकाएं हैं इन्हें कहा जाता है मीरोजोइट। क्या कहा जाता है? मीरोजोइट। अब ये मीरोजोइट दो समूह में बढ़ जाते हैं। एक समूह इसको रिपीट करता है, यही चक्र को दोबारा रिपीट करता है। कितनी देर में? 48 घंटे में। तो इसलिए हर 48 घंटे के बाद आरबीसी साइकिल रिपीट होती है और हर 48 घंटे के बाद क्या रिलीज होता है? हेमोजोइन। और इसलिए हर 48 घंटे के बाद क्या आता है? फैल्सीपैरम में कितनी देर में रिपीट होगा? 72 घंटे में। इसलिए फैल्सीपैरम में कितनी देर बाद बुखार आता है? 72 घंटे के बाद। अब होता क्या है, ये जो बुखार आया पहली बार, तो शरीर में प्रवेश करने से लेकर बुखार आने तक का जो टाइम है, यानी इतना जो क्रियाकलाप हो रहा है, इसमें लगते हैं लगभग 14 दिन, 12 से 14 दिन। तो वहां प्रवेश किया और यहां लक्षण आया, तो ये हो गया इसका आईपी 12 से 14। ठीक है। तो पूछा जाता है कि लक्षण कब आता है, तो किसके पूरे होने पे लक्षण आता है? आरबीसी साइकिल। इसको क्या बोल सकते हो? आरबीसी साइकिल बोल सकते हो। तो आरबीसी साइकिल यानी एरिथ्रोसाइटिक साइकिल जब पूरी होती है तो बुखार आता है, और हर 48 घंटे पे रिपीट करती है, इसलिए हर 48 घंटे पे बुखार आता है। एक समूह चला गया रिपीट करने। दूसरा जो समूह है उसे नाम दिया जाता है ट्रोफोजोइट। क्या नाम दिया जाता है? ट्रोफोजोइट। ये वो समूह है जो आरबीसी साइकिल में नहीं गया, और ट्रोफोजोइट प्लाज्मा में ही रहता है, और ये चला जाता है गैमीट बनाने। क्या बनाने? गैमीट। तो ये गैमीट बनाने जाता है और क्या शुरू होता है? गैमोगोनी। और क्या खत्म हो जाता है? शाइजोगोनी। और ये गैमीट बनाता है तो दो तरह के गैमीट बनते हैं, एक मेल गैमीट और दूसरा फीमेल गैमीट। ठीक है। मेल गैमीट का साइन ऐसा होता है और फीमेल गैमीट का साइन हम ये बोलते हैं। दो गैमीट बना दिए इसने, माइक्रोगैमेटोसाइट और मैक्रोगैमेटोसाइट। गैमोगोनी करने गया। अब ये जो गैमीट है ये कहां पर उपस्थित होंगे? प्लाज्मा में, क्योंकि आरबीसी के टूटने से ये सब कहां आए थे? प्लाज्मा में। अब प्लाज्मा में ये गैमीट फ्यूज नहीं करेंगे, जाइगोट नहीं बनाएंगे, क्योंकि मानव शरीर इनके लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान नहीं करता। तो अब ये प्लाज्मा में ही घूमते रहेंगे, रक्त प्लाज्मा में ही घूमते रहेंगे। अब रक्त प्लाज्मा में अगर घूम रहे हैं और कोई मच्छर काट लिया, तो मच्छर काटेगा तो ब्लड सक करेगा, मच्छर काटेगा तो खून सक करेगा। तो जो ब्लड सक करेगा उसके साथ, ब्लड के साथ कौन जाएगा? गैमीट। किसके शरीर में? मच्छर के शरीर। अब मान लो ये एक मच्छर आया और उसने ब्लड सक कर लिया, और ये मच्छर का क्रॉप है। क्या है ये? क्रॉप। तो मच्छर ने जब ब्लड सक कर लिया, तो ब्लड के साथ मच्छर के शरीर में कौन जाएगा? मेल और फीमेल गैमीट। दोनों गैमीट पहुंच गए। मच्छर का जो क्रॉप है इनके लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करता है, और वहां ये दोनों क्या करेंगे? फ्यूज होंगे और क्या बनाएंगे? जाइगोट। वहां ये निषेचन करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा और क्या बनेगा? जाइगोट। जाइगोट बनते ही क्या खत्म हो गया? गैमोगोनी। और क्या शुरू हो गया? स्पोरोगोनी। अब ये जो जाइगोट है
ये क्रॉप का अंदर वाला जो भाग है ल्यूमेन, अंदर जो गुहा है उसे क्या बोल रहे हैं, ल्यूमेन। ल्यूमेन से निकल के ये क्रॉप की भित्ति में आ जाता है। कहा जाता है, जाइगोट क्रॉप की भित्ति में आ जाता है और अंतर कोशिकीय अवकाश से होते हुए ये किधर जाता है, मच्छर की लार ग्रंथि तक। कहा जाता है मच्छर की लार ग्रंथि, और लार ग्रंथि में जब पहुंचता है तो इसमें स्पोर का निर्माण हो रहा होता है, और जब पहुंचता है तो स्पोर का निर्माण पूरा हो जाता है और क्या पहुंचता है वहां, स्पोरोजोइट। यानी ये वही स्पोरोजोइट है जो मच्छर के लार के स्त्राव के साथ मानव शरीर में प्रवेश किया था। यहीं से कहानी शुरू हुई थी और यहीं पे कहानी खत्म हुई, और ये है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स का जीवन चक्र। बना लीजिए, पहले बनाओ। चलो एक बार फिर समझा दो। अरे समझ लो एक बार और। अब यहाँ पे पूरा लाइफ साइकिल बना हुआ है। मच्छर ने जब काटा तो क्या मानव के शरीर में गया, स्पोरोजोइट। मच्छर वाली शायरी सुने भी नहीं, सुने हो गए। मच्छर ने जो काटा तो दिल में सुकून था, खुजली हुई तो दिल बेसुकून था, और पकड़ा तो छोड़ दिया ये सोचकर इस साले की रगों में भी अपना ही खून था। ठीक है, तो मच्छर ने जब काटा तो मानव शरीर में क्या प्रवेश किया, स्पोरोजोइट। और स्पोरोजोइट प्रवेश करने के बाद ये सबसे पहले जाएगा अपनी पहली टारगेट सेल। बेटा बोर्ड पे ध्यान दो, फिर बना लेना, टाइम देंगे आज, कुछ और नया नहीं करना, ठीक है। तो ये जाएगा पहली लीवर सेल जो इसकी टारगेट सेल है। जैसे ही लीवर सेल में प्रवेश करेगा कौन सी अवस्था खत्म हो जाएगी, स्पोरोगोनी। कौन सी शुरू हो जाएगी, शाइजोगोनी। और शाइजोगोनी में भी पहली अवस्था प्री एरिथ्रोसाइटिक अवस्था। अब ये उस कोशिका के उपकरण का इस्तेमाल करके मुक्त केंद्रक विभाजन करेगा और अपने केंद्रक बढ़ाएगा, जिससे बहुकेंद्र की अवस्था बनेगी जिसे कहा जाता है शाइजोन। और अगली पीढ़ी की पुत्री कोशिकाएं बनेंगी जिन्हें कह रहे हैं क्रिप्टोजोइट। अब ये क्रिप्टोजोइट अपनी संख्या बढ़ाने के लिए नई लीवर सेल को नष्ट करती हैं और अगली पीढ़ी की पुत्री कोशिकाएं बनती हैं मेटाक्रिप्टोजोइट। अब इनकी संख्या बढ़ चुकी है। अब ये मेटाक्रिप्टोजोइट दो समूह में बढ़ जाते हैं। एक समूह जाके नई लीवर सेल पर अटैक करके उनमें साइलेंट बना रहता है। अच्छा, साइलेंट ये बहुकेंद्र की अवस्था में बना रहता है। किस अवस्था में, बहुकेंद्र की अवस्था में। तभी तो शाइजोंट इसमें भी बनेगा। बहुकेंद्र की अवस्था में ये साइलेंट बना रहता है न्यू लीवर सेल पे अटैक करके, और इसे बोलते हैं एक्सो एरिथ्रोसाइटिक अवस्था।
और दूसरा समूह चला जाता है आरबीसी को संक्रमित करने, जैसे बोलते हैं एरिथ्रोसाइटिक अवस्था या आरबीसी साइकिल। अब ये आरबीसी पे अटैक करता है और उसमें एक वैक्यूल बनाता है जिससे अंगूठी जैसी संरचना बनती है और इसे बोलते हैं सिग्नेट रिंग। और फिर वही मुक्त केंद्रक विभाजन करता है, बहुकेंद्र की संरचना बनाता है और हेमोग्लोबिन को नष्ट करता है, जिससे उसके जो टुकड़े हैं दानेदार रूप में दिखाई देते हैं, जिन्हें कहा जाता है शिफनर्स डॉट्स। और जब ये आरबीसी बस्ट होता है तो उसमें से अगली पीढ़ी की पुत्री कोशिकाएं बाहर निकलती हैं, जिन्हें कहा जाता है मीरोजॉइट्स। और टूटा हुआ हेमोग्लोबिन किस रूप में बाहर निकलता है? हेमोजोइन, जो कि पीले रंग का वर्णक है और प्लाज्मा में आने के बाद यानी रक्त प्लाज्मा में आने के बाद ये हाइपोथैलेमस के कार्य को प्रभावित करता है और जिसकी वजह से बुखार आता है। अब मीरोजॉइड दो समूह में बढ़ जाते हैं। एक समूह इसी साइकिल को दोबारा रिपीट करता है हर 48 घंटे में, इसलिए हर 48 घंटे में आरबीसी नष्ट होती है, हर 48 घंटे में हेमोजॉइन रिलीज होता है और हर 48 घंटे में बुखार आता है। दूसरा समूह हो जाता है ट्रोफोजॉइड, वो आरबीसी में भाग नहीं लेता, वो चला जाता है गैमीट बनाने। और जब वो गैमीट बनाने जाता है तो शाइजोगोनी समाप्त होती है और गैमोगोनी शुरू होती है। दो प्रकार के गैमीट बनता है, माइक्रोगैमेटोसाइट छोटे आकार के फ्लैजिला युक्त नर युग्मक, मैक्रोगैमेटोसाइट बड़े आकार के बिना फ्लैजिला वाले मादा युग्मक। मानव रक्त प्लाज्मा में उपस्थित होते हैं, लेकिन ये आपस में इनमें निषेचन नहीं होता क्योंकि मानव शरीर इनके लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान नहीं करता। तो जब कोई असंक्रमित मच्छर रक्त को सक करेगा मानव शरीर से, तो ये दोनों गैमीट मच्छर के शरीर में पहुंच जाएंगे। कहाँ? क्रॉप में। क्रॉप के ल्यूमेन में इन्हें उपयुक्त वातावरण मिलता है और निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होते ही गैमोगोनी समाप्त हो जाता है और स्पोरोगोनी शुरू हो जाता है। और स्पोरोगोनी शुरू होते ही क्या बनता है? जाइगोट। और जाइगोट बनने के बाद क्रॉप की भित्ति में वेग कर जाता है और अंतरकोशिकीय अवकाश से होते हुए मच्छर की लार ग्रंथि की तरफ वेग करता है। और इसी समय इसमें स्पोर का निर्माण चल रहा होता है। जब ये लार ग्रंथि में पहुंचता है तो स्पोर का निर्माण पूरा हो जाता है और फिर लार ग्रंथि में स्पोर जो मिलते हैं वो होते हैं स्पोरोजॉइड। और यही स्पोरोजॉइड लार के माध्यम से मानव शरीर में आए थे। ये था प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का लाइफ साइकिल। बना लीजिए इसको। और आज के लिए इतना काफी। अगली क्लास में सबकी कॉपी मुझे ही दिखना चाहिए डायग्राम। ठीक है।